हेलो दोस्तों, मैं हूँ कनिका और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आई हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करूँगी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से हमारी बॉडी में काम करता है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में आज डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगी, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते अपने वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप एक दिन में लगभग 1.8 kg पर डे के हिसाब से खाना खा लेते हैं और साल में लगभग 675 kg पर ईयर के हिसाब से खाना खा लेते हैं और अपने पूरे जीवन भर में लगभग 4800 kg के हिसाब से खाना खा लेते हैं। हमारी ही तरह सभी जीवित प्राणी को भोजन की जरूरत होती है, लेकिन हम जो भोजन खाते हैं वो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है। लेकिन हमारा शरीर इन्हें इस रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता और जिस रूप में हमारा शरीर इस भोजन को इस्तेमाल कर सकता है, उस रूप में बदलने के लिए हमें ज़रूरत होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब जो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं ना, डाइजेस्टिव सिस्टम इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़कर इम्पल्स सब्सटेंसेस में बदल देता है, ताकि हमारा शरीर इन्हें आसानी से ऑब्जर्व करके इस्तेमाल कर सके। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझिए। एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत आगे की तरफ मुंह से होती है और इसका पिछला भाग एनस की तरफ से खुलता है। मानव का डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल और इससे जुड़े ग्लैंड्स से मिलकर बना होता है। मुंह से लेकर एनस तक एलिमेंट्री कैनाल की कुल लंबाई लगभग 9 मीटर की होती है। अब ये लगभग लंबाई 3 मंजिले इमारत की लंबाई जितनी मानी जा सकती है। अब आप सोचेंगे कि इतना लंबा डाइजेस्टिव सिस्टम एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे आ सकता है। असल में जो आते होती है ना, ये मुड़ी हुई होती है, इसीलिए इतनी लंबी होने के बाद भी ये इंसान के पेट में फिट हो जाती हैं और जो कुछ भी हम खाते हैं उसे इस पूरे 9 मीटर लंबे डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर गुजरना पड़ता है। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि डाइजेशन की शुरुआत हमारे पेट में जाकर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही हम खाना खाते हैं तब से ही हमारे मुंह में डाइजेशन की शुरुआत शुरू हो जाती है। मुंह के अंदर जो जगह होती है जिसे हम ओरल कैविटी कहते हैं, जी हाँ, जहाँ पर हमारे दांत और जीभ होती है, जो हमारे फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करती है। और जब भी हम कुछ मनपसंद का खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है और हमारे भोजन के साथ ये पानी भी मिक्स हो जाता है। असल में ये पानी नहीं होता है, इसे एक फ्लूइड के नाम से जानते हैं दोस्तों, जिसे हम सलाइवा कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सलाइवा कहाँ से आता है हमारे मुंह में। दोस्तों, ये सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ये ग्लैंड्स भी हमारी बॉडी में ही पाई जाती है और इस सलाइवा का एक इम्पॉर्टेंट काम होता है, जो कि भोजन के साथ मिलकर उसको चिकना बनाने का होता है, जिससे हम भोजन को आसानी से निगल सकें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक दिन में हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड से 1.5 लीटर तक सलाइवा बनता है। सलाइवा में एक एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज उसे कहते हैं। अब ये सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को मुंह में ही पचाना शुरू कर देता है। अब जो ये चबाया हुआ सलाइवा मिक्स फूड है, इसको हम बोलस कहते हैं। अब बोलस कब तक कहेंगे? जब तक ये स्टमक में नहीं पहुंच जाता। फूड के स्टमक में जाने के बाद और इस फूड के गैस्ट्रिक जूस में मिक्स होने के बाद इस फूड को काइम कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए अब इस बोलस को हम जीभ द्वारा पाइप के अंदर धकेल देते हैं, जिसे फूड पाइप या ईसोफेगस कहते हैं। यही फूड पाइप को मुंह से लेकर स्टमक तक जोड़ती है और
ये कोई सिंपल पाइप नहीं है जिसमें खाना ऊपर से डालो और नीचे से आ जाएगा। इस पाइप की बाहरी परत मसल्स लेयर की बनी होती है जो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो सकती है। इस पाइप से फूड कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के जरिए स्टमक तक ट्रैवल करता रहता है, जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और ये ईसोफेगस में ही नहीं बल्कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के रास्ते में होता है। अब देखिए, यहाँ पर जो पाइप का पीछे वाला हिस्सा है वो कॉन्ट्रैक्टेड है और आगे वाला हिस्सा एक्सपेंडेड है, और इस तरह पाइप फूड को पकड़े रहता है। दोस्तों, यही कारण है अगर आप उल्टे भी लटके हो तो भी खाना सीधे आपके पेट में ही जाएगा। तो हमने देखा कि ईसोफेगस में कैसे फूड आगे बढ़ता है। ईसोफेगस का एक हिस्सा स्टमक में खुलता है और जिसकी ओपनिंग स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, जो कि फूड के स्टमक में चले जाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं ताकि स्टमक से वापस कुछ भी ईसोफेगस में वापस ना जा पाए। देखिए, स्टमक एक बड़ा ऑर्गन है और जब फूड इसमें एंटर करता है तो ये फैल जाती हैं। ईसोफेगस की ही तरह स्टमक की बाहरी परत मसल्स लेयर से बनी होती है। स्टमक के अंदरूनी दीवारों पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होती हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ साथ प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम्स पेप्सिन को रिलीज करती है। इसके अलावा ये ग्लैंड्स म्यूकस को भी रिलीज करती है, जिसका काम होता है स्टमक की दीवारों को एसिड के प्रभाव से बचाना। जब खाने की गंध हमारे नाक में जाती है या जब खाना स्टमक में जाता है तो स्टमक फैलता है और ये एसिड रिलीज होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक दिन में हमारे पेट में 1 से 2 लीटर पर डे के हिसाब से गैस्ट्रिक जूस बनता है। आपने अक्सर लोगों को शिकायत करते सुना होगा कि उन्हें एसिडिटी की समस्या है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एसिडिटी क्या है। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिडिक मीडियम बनाता है जिसमें एंजाइम पेप्सिन आसानी से काम कर सके। अब ये गैस्ट्रिक जूस और स्टमक का मूवमेंट मिलकर खाने को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और कुछ हद तक पचा भी देते हैं। तो इस फूड मास और पार्शियली डाइजेस्टिव फूड को कायम कहते हैं। जैसे स्टमक की एंट्री पर स्फिंक्टर मसल्स के कारण स्टमक से कुछ भी वापस ईसोफेगस में नहीं जा रहा था, वैसे ही स्टमक की एग्जिस्ट पर भी एक स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जिन्हें पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है। और पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स खुलने से स्टमक के अंदर से फूड थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने लगता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन इसके पतले होने की वजह से कहा जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई अलग अलग जानवरों में अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, घास खाने वाले जानवरों में स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई काफ़ी लंबी होती है क्योंकि घास का पचाना मुश्किल होता है। वहीं मांस खाने वाले जानवरों में इसकी लंबाई थोड़ी कम होती है क्योंकि मांस को पचाना आसान होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो जगह है जहाँ पर फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पूरी तरह से डाइजेस्ट हो पाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंत तक पहुँचते पहुँचते खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। अब देखिए, जब स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो 2 ग्लैंड जूस सीक्रेट करती हैं। फर्स्ट वन लीवर एंड सेकंड वन इज पेनक्रियास। दोस्तों, शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। पर क्या आपको पता है कि लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा और भारी अंदरूनी अंग है जो हमारे पेट के राइट साइड में सिचुएटेड होता है। देखिए, लीवर एक पीले हरे रंग का लिक्विड बनाता है जिसको हम बाइल कहते हैं।
ये लिक्विड टेम्परली गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है और जब इसकी ज़रूरत होती है तो ये एक पतली सी डक्ट जिसे हम बाइल डक्ट कहते हैं। तो लीवर ने जो बाइल सीक्रेट किया है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर रहेगा और जब इसकी ज़रूरत होगी तब ये बाइल डक्ट से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन यूरेनियम में चला जाएगा। देखो, बाइल का मेनली 2 काम होते हैं। पहला काम तो ये कि जो फूड स्टमक से बाहर आता है वो एसिडिक होता है, जिसे बाइल एल्कलाइन बनाने का काम करता है ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स इसे आसानी से डाइजेस्ट कर पाए। और दूसरा काम ये करता है कि जो फूड स्टमक से बाहर आता है उसमें फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं जिन्हें ये बाइल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स इस पर आसानी से काम कर सकें। अब यहाँ पर एक और ग्लैंड होती है, पैनक्रियास। ये ग्लैंड स्टमक के पीछे होती है जो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करने का काम करती है, जिसमें प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ट्रिप्सिन और फैट को डाइजेस्ट करने में लिपेज एंजाइम सीक्रेट होते हैं। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के दीवारों पर भी ग्लैंड्स मौजूद होती हैं दोस्तों, जो इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करती है और इसमें मौजूद एंजाइम्स प्रोटीन को अमीनो एसिड में और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और फैट को फैटी एसिड में बदलने का काम करते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले हिस्से यानी जुजेनियम और इलियम में होता है और इलियम लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी होती है। ये बचा हुआ फूड इंटेस्टाइन की दीवारों से ऑब्जर्व कर लिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अंदर का सरफेस होता है उसमें कई सारे फोल्ड्स बने होते हैं और इसमें बहुत सारे उंगलियों जैसे प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें विली कहते हैं। और इनका क्या काम होता है? ये अब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। प्रत्येक विली में ब्लड वेसल्स बने होते हैं जो फूड को अब्जॉर्व करने का काम करते हैं। प्रत्येक विली में ब्लड वेसल्स बने होते हैं जो फूड को अब्जॉर्ब करके बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचा देते हैं, जहां पर इसका इस्तेमाल एनर्जी के लिए, नई टिश्यू बनाने के लिए और पुराने टिश्यू को रिपेयर करने के लिए किया जाता है। आखिर में बचा हुआ अब्जॉर्ब फूड लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहां पर लार्ज इंटेस्टाइन की सतह इसमें से कुछ बचा हुआ पानी अब्जॉर्ब कर लेती है और फाइनली बचा हुआ मटेरियल एनस के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ध्यान दीजिए, आपके एनस पर भी एग्जिस्ट पर स्फिंक्टर्स मसल्स होती हैं जो आपके शरीर से वेस्ट के बाहर निकलने को कंट्रोल करती है। So thank you guys for watching this video. Do like if you like this video and hit the bell icon for more informative video. Thank you so much.